नमस्कार दोस्तों। आज हम बच्चों को मोटिवेट करने के संदर्भ में कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक तरीकों के संदर्भ में बातचीत करेंगे जो बच्चों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल हैं। और पेरेंट्स अगर इनका उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से वे काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करेंगे कि बच्चे में काफ़ी चेंज भी ला पा रहे हैं। इस इंडेक्स में पहला नंबर आता है हैप्पीनेस, खुशी। अब पहले तो ये देख लें कि खुशी का हमारे जीवन में, हमारे कार्य क्षेत्र में कितना असर होता है। अगर हम खुश रहते हैं, चाहे हम ऑफिस का काम कर रहे हों या घर में कोई काम, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, या कोई मजदूर अपने खेत में काम कर रहा है या सामान ले जाने का काम कर रहे हैं, खुश होकर के काम करेंगे तो काम भी अच्छा होगा और पता ही नहीं चलेगा कि काम कब पूरा हो गया। तो प्रश्न ये उठता है कि हम बच्चे में इस तरीके का उपयोग कैसे करें। क्या हम बच्चे को खुश करने के लिए उसकी मनीक्षित या जरूरत की सामग्री दें? अगर बच्चा मोबाइल मांगता हो, चॉकलेट मांगता हो, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए मांगता हो, या फिर जैकेट मांगता हो, या बाइक मांगता हो, क्या इसको देने मात्र से बच्चा खुश हो जाएगा? क्या बच्चे का मूड खुश रहेगा? आप ही समझ रहे हैं, यही चीज़ देख करके जो है बच्चा खुश रहता है। लेकिन नहीं, ये चीज़ें मात्र जो है खुशी के साधन मात्र हैं। अल्टीमेट जो है हैप्पीनेस इनके अंदर में नहीं छुपी है। तो हैप्पीनेस है कहाँ? हैप्पीनेस के लिए ज़रूरी है कि बच्चे का मूड या किसी भी व्यक्ति को जो है खुश रखने के लिए उसका मूड अच्छा होना है। उस सकते इस पहलू में काम करने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि बच्चे को मोटे तौर पे पूछ लीजिए कि एक हफ्ते के अंदर आपने ऐसी 5 कौन-कौन सी चीज़ देखी जिन्होंने आपको प्रभावित किया और साथ ही साथ वो आपको अच्छे लगे, उससे आपको खुशी मिली। तो बच्चा अपने मन में जो है रिमाइंड करना शुरू कर लेगा कि कौन-कौन सी चीज़ें उसको अच्छी लगी। डेली के डेली आप पूछ सकते हैं, आज कौन सी चीज़ से आपको खुशी मिली? तो इससे क्या होगा कि एक पैटर्न बनेगा, बच्चा हर चीज़ में कुछ ना कुछ खुशी ढूँढना प्रारंभ कर लेगा। वो किसी पाठ के अध्ययन करने में भी खुशी ढूँढना शुरू कर लेगा। तो इससे क्या होगा? बच्चे के अंदर एक मोटिवेशन आया, पढ़ाई के लिए भी आया। वो जो है बजाय बुरी चीज़ ढूँढने के, हर चीज़ में कुछ अच्छाई ढूँढने का प्रयास करेगा। निश्चित रूप से जब हम समाज में रहते हैं, तो कई व्यक्तियों में जो है हम टीका-टिप्पणी करते हैं। बजाय टीका-टिप्पणी करने के अगर उस व्यक्ति के या उस स्थिति में अगर हम कुछ अच्छाई ढूँढने का प्रयास करेंगे, तो हमें जो है हमारे मन में जो है प्रेशर नहीं रहेगा, हम तनाव में नहीं रहेंगे। तो हम उसका जो है आनंद उठा सकते हैं। तो बच्चे के साथ भी अगर इस प्रकार की जो है आप गतिविधि करते हैं तो निश्चित रूप से बच्चे का मूड ठीक होगा और वो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देगा। दूसरा स्थान आते हैं पर्सनल रिलेशंस। होता क्या है कि माँ-बाप का और बच्चों का एक अटूट संबंध होता है। जन्म-जन्मांतर का संबंध होता है, हमारी मैथोलॉजी ये कहती है। लेकिन समय के साथ-साथ जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, तो माँ-बाप बच्चे की पढ़ाई के बारे में चिंतित हो जाते हैं, उसकी हैबिट्स के बारे में चिंतित हो जाते हैं, उसके बोल-चाल, चाल-चलन के बारे में चिंतित हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि पेरेंट्स समय के साथ-साथ पेरेंट के बजाय स्ट्रिक्ट हेडमास्टर बन जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता। वे बच्चे को कभी डाँटते हैं, कभी उसको जो है समझाते हैं, हर बार लेक्चर देने का प्रयास करते हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये नहीं करो, वो नहीं करो। इससे क्या होता है, आप तो सोच रहे हैं बच्चे की भलाई के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे बच्चा क्या होता है, आपके अटैचमेंट से दूर हो रहा है। और वो क्योंकि वो अटैचमेंट चाहिए उसको, तो अटैचमेंट कहाँ पाएगा बच्चा? अपने दोस्तों में, समाज में जाएगा, बाहर जाएगा। आपसे बाहर होगा बच्चा तो आपसे अपनी बातें शेयर नहीं करेगा, आपके जो अपने मन की बातें शेयर नहीं करेगा। क्योंकि बचपन में आपने देखा जब बच्चा छोटा होता है तो हर बार क्या कहता है, मम्मी इसने मुझे पिटाई की, इसने ये किया। लेकिन अब भी करता है क्या शेयर? नहीं, हर बार में नहीं शेयर करता है। बहुत सारे, क्योंकि अगर आपने बच्चे के साथ पर्सनल टच कम कर दिया तो बच्चे छिपा देते हैं, नहीं बताते हैं ये सारी चीज़ें। ये बात अच्छी है कि आप बच्चे की भविष्य के बारे में चिंतित हैं और होना भी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ बच्चे के साथ पर्सनल रिलेशंस, पर्सनल कांटेक्ट कम ना हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी बच्चे को पूछ लिया कि भाई इसमें आपकी क्या राय है। आप भी बच्चे से पूछ सकते हैं कि हम आपकी क्या क्या मदद कर सकते हैं, या इस समस्या में आपकी क्या मदद कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चा घर में कंफर्टेबल महसूस करेगा और आपके साथ घर के माहौल में वो जो है पढ़ाई में उसको आनंद आ रहा होगा। इस कड़ी में तीसरा नंबर आता है तनाव रहित वातावरण का। आपने देखा होगा
कि बहुत सारे घरों में अंदर प्रवेश करते ही ऐसा लगता है कि बड़ा बहुत स्टिक सा माहौल है, लोग एक दूसरे के प्रति यूं करके देखते रहते हैं, और कुछ घरों में जाओ तो सब लोग हंसते रहते हैं। बल्कि यहाँ तक हमने देखा कि कुछ ऐसी बस्तियाँ होती हैं, कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ के बारे में बोला जाता है कि वहाँ के लोग तो बड़े, जब कुछ पूछो तो बड़े जो है सीधी मुँह जो है वो बात नहीं करते, या सीधे जो है तरीके से जवाब नहीं देते। ऐसा क्यों होता है? ये माहौल का फ़र्क होता है। यहाँ तक कि मैं जो है इससे आगे भी जो है बढ़कर के जो है ये बात करूँगा कि घर में अगर जो है कोई सीरियल चल रहा है और वो सीरियल जो है बड़ा तनावग्रस्त है, सारे जो है पात्र उसके एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं या बिल्कुल टेंशन में हैं, और इसी बीच बच्चे ने आकर के पूछ लिया, मम्मी मुझे केला चाहिए, तो आप भी जो है नहीं सोचते कि मैंने किस ढंग से रिएक्ट किया, लेकिन बोले वो देखा होगा, रखा है, देखता नहीं। क्या हुआ ये सब चीज़ें? आपने ऐसा रिएक्ट क्यों किया? वो सीरियल के माहौल के कारण है। वहीं पे अगर जो है कोई कॉमेडी सीरियल चल रहा होता और बच्चा पूछता मुझे केला चाहिए, तो बोले बेटा ले लीजिए, वहाँ रखा हुआ टोकरी में रखा है। तो ये फर्क पड़ता है माहौल का। तो घर का जो है एक कोर्डियल एटमॉस्फेयर, एक अच्छा माहौल दे करके हम बच्चे के लिए, उसके पढ़ाई के लिए भी अच्छा माहौल क्रिएट कर सकते हैं। यही नहीं, अगर बच्चा भी कभी जो है तनाव में होता है, कभी टेंशन में होता है, उसका मूड ठीक नहीं है, तो आप पूछ सकते हैं बेटे कोई ऐसी परेशानी वाली बात तो नहीं है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ या मदद कर सकती हूँ। तो इससे क्या होगा कि बच्चा खुल करके अपनी बात रखेगा और उसको लगेगा कि मैं बेकार में तनाव में हूँ, मम्मी पापा तो मेरी मदद करना चाहते हैं। चौथा पॉइंट आता है कि कई बार हम बच्चे के रिजल्ट से उसके परफॉर्मेंस की आकलन करते हैं। उसके नंबर कम आए या ग्रेड कम आ गया, इससे जो है माँ बाप को टेंशन हो जाता है, वो टेंशन जा करके जो है बच्चे पे पहुंचता है। आपने कभी देखा है कि सपोज बच्चा गणित में होशियार है और गणित के प्रश्न को हल करते करते उससे एक त्रुटि हो गई, उससे आंसर लिखने में कोई कमी हो गई। अब पहले ये होता था कि 5 नंबर का क्वेश्चन था, टीचर पूरे के पूरे नंबर काट लेते थे। अब तो खैर सीबीएसई और दूसरे बोर्ड्स ने जो है प्रोसेस के लिए भी नंबर देते हैं, लेकिन इससे क्या हुआ कि बच्चे के नंबर कम आ गए, आपने भी कहा कि ये तो गणित में कमजोर हो गया, जबकि एक छोटी सी कई त्रुटि हुई थी। लेकिन आप देखिए बच्चे को जानकारी है, बच्चा उस प्रोसेस को जानकारी रखता है, तो आपने जो है पूरा आकलन उसके जो है नंबर के आधार पर कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा अगर किसी प्रक्रिया को कर रहा है, करते करते ठीक है उसका परिणाम तक नहीं पहुंचा है, लेकिन उसने प्रयास तो किया। तो मेरा कहना है कि बच्चे के प्रयास की भी तारीफ होनी चाहिए। इससे बच्चा मोटिवेट महसूस होगा, उसको लगेगा कि मैंने इतना मेहनत किया और जो है नंबर नहीं आए या परिणाम नहीं आया तो मुझे जो है पूरी डांट मिल गई। बच्चे को उसके प्रयासों के लिए भी उसको शाबाशी मिलनी चाहिए। अगर आपने बच्चे को छोटे छोटे प्रयासों के लिए शाबाशी देने आरंभ कर लिया, तो बच्चा क्या करेगा, वो प्रयास करना जारी रखेगा और अंततोगत्ता उसको जो है अपने कार्य में सफलता मिलेगी। अगला पॉइंट आता है बच्चे की प्रशंसा करना। बच्चे के अच्छे कार्यों के लिए उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर हो सके तो उसको कुछ छोटी छोटी ट्रीट भी देनी चाहिए। उससे बच्चा जो है काफ़ी उसको मोटिवेटेड महसूस होगा। सपोज किसी दिन बच्चे ने अच्छा काम किया, उसको कहा बेटा आज मैंने आपकी जो पसंद की खीर बना रखी है, या आपकी पसंद की ये चीज़ लेके आ गए हैं। इससे क्या होगा, बच्चा मोटिवेटेड महसूस करेगा। कोशिश करें कि कभी बाहर के कोई मेंबर आते हैं, दूसरे मेंबर आते हैं, उनके सामने बच्चे की बुराई ना करें। अक्सर पेरेंट्स शुरू कर लेते हैं कि ये ऐसा भी करता है, ऐसा भी करता है, तो बच्चे को जो है थोड़ा दूरी महसूस करता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बच्चे की हो सके तो छोटी छोटी तारीफें कर करके उसका मोटिवेशन बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इससे बच्चा सिंसियर महसूस करेगा और लगेगा उसको कि अगर मेरी तारीफ हो गई तो मुझे अपने आप को जो है साबित भी करना है। अगला बिंदु है ईगो। ईगो एक ऐसी चीज है जो कि एडोलेसेंस में होती है और उसका जरूर उपयोग करना चाहिए। इसका जो है एक एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। बच्चे, आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चे आपस में बहुत झगड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। बच्चों में ज़्यादा होता है, फिजिकली जो है उनका जो है आप एक दूसरे से झगड़ा होता रहता है। क्यों होता है आपका मालूम है? आपस में बच्चे चिढ़ा देते हैं कि भाई फलां क्लास का जो है मॉनिटर आपसे कह रहा था कि वो मुझसे तो जीत ही नहीं पाएगा,
वो उसकी बस की नहीं है मुझसे लड़ाई करना। तो बस इतने में उसकी भिरगुटी चढ़ गई। अच्छा उसने ऐसा कहा, शाम को देखता हूं। ये क्या किया उसने? कोई बात ही नहीं थी, उस मॉनिटर से उसकी कोई बात थोड़ी हुई। केवल इतने बात में जो है इसका ईगो हर्ट हो गया कि उसने मेरे बारे में ऐसे कैसे कह दिया। तो इससे क्या हुआ? मैं लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा करना नहीं चाहिए। इस बच्चे की इस प्रकार की इंटेंसिटी, इस प्रकार की एनर्जी का उपयोग हम पढ़ाई में कैसे करें, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। सपोज बच्चे के मैथमेटिक्स में पिछली बार जो है 15 नंबर आए। आपने कहा कि ठीक है, सौ चल रहा है, लेकिन बेटा तू 20 नंबर नहीं ला सकता इस बार, मुझे लगता नहीं 20 ला पाओगे। तो बच्चा पूरी कोशिश करेगा 20 की 20 नंबर लाने का। आपने क्या किया? उसके ईगो को हर्ट किया। या कोई टॉपिक दे दिया उसको, इस टॉपिक को शाम को 6 बजे तक तो मुश्किल कर पाओगे तुम। तो बच्चा कोशिश करेगा कि 5:30 तक ही पूरा कर ले। वो आपको आपके सामने आ जाएगा सुनाने के लिए। क्या किया आपने? उसका ईगो हर्ट किया। ऐसी जो है, सपोज कोई बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल का उपयोग कर रहा है, उसमें तरह तरह के सीरियल देख रहा है और आप उसकी वो मोबाइल की आदत से बड़े परेशान हैं। भाई बेटा, आप सब काम तो अच्छा करते हैं, लेकिन 2 घंटे के लिए मोबाइल तो बंद नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारी बस का नहीं है। तो बच्चा बोलेगा नहीं, 2 नहीं, मैं 2.5 घंटे तक बंद कर दूंगा, देखिए आप ही के सामने रखा हुआ है। तो बच्चे के इस प्रकार के ईगो को जो है आप उपयोग करिए, उसकी इस एनर्जी का उपयोग करिए, इस इंटेंसिटी का उपयोग करिए। लेकिन ऐसा मत बोलिए उनको कि बेटा आपकी बस का नहीं है, या आप तो फिसड्डी हो, आप तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसको कहने में, ऐसी शब्द कहने से बच्चा और डिमोरलाइज हुआ। उसको डिमोरलाइज नहीं करना, बल्कि ईगो को जो है मोटिवेट करना है उसको। इससे क्या होगा कि बच्चा वो काम कर लेगा जो आप चाहते हैं। आपने उसको एनर्जाइज किया और उसका उपयोग जो है वो सकारात्मक चीजों में कर रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल इज वेल। सब कुछ ठीक ठाक है। सपोज कभी कोई बच्चे को किसी पेपर में अप्रत्याशित रूप से कम नंबर आ गए, तो बच्चे को भी परेशानी होती, पेरेंट्स को भी परेशानी हो जाती है। होता क्या है, अगले एग्जामिनेशन में बच्चा उसी सब्जेक्ट में, उसी पेपर में अच्छे नंबर लाता है। बच्चे ने क्या किया? अगर वो जो है उसी को पकड़े हुए बैठ जाता, ये सब्जेक्ट मेरे बस का नहीं, तो वो कर पाता। उसने क्या किया कि मेरे नंबर कम क्यों आ गए, मुझे जो है इसमें जो है घुसना है। और अच्छे तरीके से उसने पढ़ाई करके जो है उसमें ज़्यादा नंबर ले लिए, और वो जो है मेहनत उसकी रंग लाई, उससे उसने अच्छे नंबर ले लिए। फायदा तो बच्चे का ही हुआ। तो ऐसी चीज़ें जो है, अगर जो है कभी कभी कोई गड़बड़ी हो जाती है, तो उसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, और इससे बच्चा पढ़ने के प्रति सीरियस होगा ही होगा, साथ ही साथ उसको जो है अपनी कमियों को दूर करने का भी अवसर मिलेगा। हमने आज 8 तरीकों के संबंध में बातचीत की। ऐसा नहीं है कि 8 के 8 तरीके जो है हर बच्चे फिट हो जाएं। हो सकता है कोई बच्चा जिद्दी किस्म का हो, कोई बच्चा जो है बहुत देर से जो है इन चीज़ों को जो है महसूस करे। कहते ना, वन साइज फिट फॉर ऑल, ऐसा संभव नहीं है। एक ही जो है साइज की कमीज हर बच्चे को फिट हो जाएगा, ये संभव नहीं। आपको ट्रायल एंड एरर भी करना है कि कौन सा तरीका बच्चे के लिए बहुत उपयोगी है, और उस तरीके पे जो है काम करके, उस तरीका जो है आपका जो है बच्चे पे फिट हो रहा हो, तो उसका उपयोग कर लीजिएगा, जिससे बच्चा मोटिवेट हो जाए और वो जो है अपनी पढ़ाई पे सीरियसली काम करेगा। लेकिन ज़रूरी है कि पेरेंट्स को जो है इसमें बहुत सीरियसली काम करना होगा। साथ ही साथ टीचर्स से भी जो है बराबर कांटेक्ट रखें, और बच्चे को भी समय समय पर अपनी बातें रखने का जो है पर्याप्त अवसर दें। इससे बच्चा आपका जो है कंफर्टेबल महसूस करेगा, और निश्चित रूप से जैसा आप चाह रहे हैं उस प्रकार का माहौल अगर बच्चे को मिलेगा, तो बच्चा आपका ऐसा परफॉर्म कर पाएगा जैसा कि आप चाहते हैं। नमस्कार।